नमस्कार मित्रों एवं दोस्तों, आप देख रहे हैं रिंजन सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। बात करेंगे अगले मतलब 24 से 48 घंटों के मौसम की, यानी कि जो 21 से 22 अक्टूबर कम से कम के मौसम की बात करेंगे इस वीडियो में। तो फिलहाल आज की एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून वो भारत के और भी इलाकों से विदा हुआ है, जो कि शामिल है उत्तर पूर्वी राज्यों के जो रिमेनिंग एरियाज, यहाँ से पूरा उत्तर पूर्वी राज्य विदा हो चुका है। पूरा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जो मैं बोल रहा था रायपुर के ऊपर से पास कर रहा था, आप देख सकते हो पहले जो रेखा थी यहाँ से रायपुर की तरफ से जस्ट रायपुर को टच करता हुआ पास कर रहा था। तो ये आज जो है छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके, तमाम इलाकों से, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के, तो रायपुर को आज मानसून फाइनली जो है विदा कर गया है। पूरे झारखंड को, उड़ीसा के भी कई इलाके, ज्यादातर इलाके, केवल दक्षिणी उड़ीसा को छोड़ करके, जो भुवनेश्वर, कटक, पुरी, उनके जो मेजर शहर है उड़ीसा के, यहाँ भवानी, पटना हो गया, सारे इलाके, यहाँ पर ये मानसून विदा हो चुका है। यहाँ से केवल दक्षिणी उड़ीसा के कुछ इलाके और जो एकदम जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, यानी कि यहाँ पर बस्तर हो गया, आपका जगदलपुर हो गया, दंतेवाड़ा, ये इलाके बाकी रह गए हैं। और विदर्भ के तो ज्यादा इलाकों से मतलब मानसून विदा हो चुके हैं, पर कुछ इलाके रह गए हैं। मुंबई वगैरह से भी अब तक विदा नहीं हुआ है। अभी जो है मानसून का आप देख पा रहे होंगे कि इस तरफ, यानी कि पूर्वी इलाका ज्यादा विदा हो रहा है। जो बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी का ब्रांच मानसून, आपको पता है यहाँ से ऐसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होता हुआ आता है, तो आते समय भी मानसून दो भागों में आता है। जाते समय हालांकि आप नहीं देखोगे कि ऐसे दो भागों में जा रहा है, पर इस बार मतलब आप कह सकते हो कि पूर्वी भाग जो मानसून का, वो ज्यादा जल्दी विदा हो रहा है। आप देख सकते हो अभी भी मानसून यहीं पर जो लास्ट जो वेस्टर्न इंडिया में अरेबियन सी के आसपास के ब्रांच की अगर मैं बात करूं, ये जो विदा हुआ था ये 14 तारीख को हुआ था, उस जो कि पूरे गुजरात को और महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों को इसने बोला था एक साथ। और उस समय बंगाल की खाड़ी का ब्रांच भी विदा हुआ था, पर उसके बाद केवल आप देखिए बंगाल की खाड़ी, यानी कि पूर्वी भारत और मध्य भारत के इलाके से ही मानसून विदा हो रहा है। मध्य भारत के जो पूर्वी भारत से सटे हुए हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद 15 तारीख को मानसून यानी कि 14 को आता, फिर 15 को केवल मानसून उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके और पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी इलाके से विदा हुआ, और यहाँ उत्तर पूर्वी राज्यों के आधे इलाके से विदा हुआ। उसके बाद आज भी जो मानसून का पूर्वी ब्रांच ही, जो पूर्वी इलाका, वही विदा हुआ है। तो इसके चलते विदर्भ के कुछ इलाकों से, मैंने अभी जिस इलाके से बोला, इन इलाकों से विदा हो चुका है, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर तो तमाम इलाकों से हुआ है। विदर्भ के ज्यादातर इलाकों से तो अभी मतलब मानसून विदा हो चुका है, कुछ इलाके बाकी रह गए हैं। हाँ, हालांकि विदर्भ के भी ज्यादातर इलाकों से, इनके ज्यादा इलाकों से, सॉरी, मानसून विदा नहीं हुआ है। तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट तो लगभग विदा हो चुका था। कुछ एक जो अगर जैसे एक आध इलाका अगर उसमें भी बाकी था, वो विदा हो गया। भंडारा डिस्ट्रिक्ट विदा हो गया। यहाँ पर चंद्रपुर के उत्तरी इलाके तक मानसून की विदाई की रेखा पहुंच चुकी है। चंद्रपुर, गढ़चिरौली के भी ज्यादा इलाके विदा हो चुके हैं। केवल जो विदर्भ के एक आध इलाके जो कि तेलंगाना से सटे हुए हैं, ये रह गया है। मराठवाड़ा का ज्यादातर इलाका रह गया है, केवल उत्तरी इलाका विदा हुआ है आज। तो हालांकि मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में कोई भी मानसून में चेंज नहीं आया, क्योंकि पुणे, नासिक, यहाँ पर काफी भारी बारिश की गतिविधियां हो रही थी। अभी हालांकि धीरे धीरे कम हो रही है, पर अभी भी क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हुई है, तो मानसून इस इलाके से विदा नहीं हुआ है। अभी भी मुंबई में मानसून की विदाई इसलिए डिक्लेयर नहीं की गई है, साथ ही इसलिए, यानी कि अभी होल कंट्री आप दिखेंगे जब लास्ट में लिखा रहता है कि एंटायर कंट्री ऑन दिस डेट, तो वो लिखा नहीं गया है, क्योंकि अभी भी ये सारे इलाके बाकी है। यानी कि महाराष्ट्र का ये वाला जो इलाका वो बाकी है, तेलंगाना और उड़ीसा के भी, और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके, और उत्तरांतरिक कर्नाटक और गोवा, ये इलाके रह गए हैं। यानी कि भारत का ज्यादातर इलाका ही अब दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ से विदा कह गया है। और मध्य भारत से भी जो विदा हो रहा था, लगभग पूरा मध्य भारत, केवल जो एकदम जो मध्य भारत के भी दक्षिणी इलाके है, इसको छोड़कर पूरा मध्य भारत लगभग अभी विदा हो चुका है। यानी कि मध्य भारत के जो मेजर स्टेट, मध्य प्रदेश से तो पहले ही विदा हो गया था, गुजरात से भी, छत्तीसगढ़ से विदा हो रहा था, अभी लगभग पूरा छत्तीसगढ़ विदा हो चुके हैं, उड़ीसा भी लगभग, और महाराष्ट्र के भी कम से कम उत्तरी इलाके और विदर्भ का लगभग पूरा रीजन मानसून से अभी विदा हो चुका है। तो ये आज की बड़ी खबर थी कि मानसून की विदाई की लाइन और आगे बढ़ी है और परिस्थितियां अनुकूल भी हुई है। आप बादलों की स्थिति देख सकते हो, पूरा छत्तीसगढ़ और यानी कि जहां जहां से भी विदा हुआ है, अगर मैं दिखाऊं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, एकदम आसमान साफ है। हालांकि छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ दक्षिणी इलाकों में अभी बादल है, और उड़ीसा के भी कुछ दक्षिणी इलाकों में, हालांकि यहाँ पे ज्यादा नहीं है। रायपुर में आज आप
अगर मैं बोलूँ तो आसमान यानी कि साफ है, हालांकि बीच बीच में कुछ बादल आ रहे हैं पर बारिश वाले बिल्कुल नहीं है। यानी कि ज्यादातर समय आसमान साफ बना हुआ है, दिन गर्म है, हालांकि रात अभी धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है, हल्की ठंडक की अनुभूति हो रही है, पर अभी दिन गर्म है और आसमान साफ है। और धीरे धीरे नमी में भी अभी क्या होता है, मानसून की विदाई के कुछ कुछ पैरामीटर्स रहते हैं जो मैंने उसको दिखाई इन इलाकों से, वो पैरामीटर्स फुलफिल होने से ही मानसून विदा होता है। जैसे कि कुछ कुछ मेन पैरामीटर्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यानी कि बारिश की गतिविधियां यानी कि मौसम विभाग देखती है कि अगले कुछ दिनों तक नहीं होती है, नहीं हो रही है, मतलब होगी कि नहीं। हालांकि वो उतना भी ज्यादा मैटर नहीं करता, पर हाँ, क्योंकि अगर बारिश हो रही होगी तो ऑब्वियसली दूसरे कैटेगरीज फिलअप नहीं होंगे। तो दूसरे कैटेगरीज है, इसमें नमी की मात्रा में अभूतपूर्व कमी आना, यानी कि काफी ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाना, आसमान साफ हो जाना। तो ये अगर बारिश की गतिविधियां कम होगी तभी होगी। तो हालांकि आईएमडी ने डिक्लेयर किया है, पर अभी ये जो इलाका मानसून इस इलाके से जो विदा हुआ है, ये वाला जो इलाका, ये पूरा यानी कि साइक्लोन के चपेट में रहेगा। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ तो नहीं रहेगा, छत्तीसगढ़ के कुछ एक इलाके रह सकते हैं, हालांकि छत्तीसगढ़ तक बादल तो पहुंचेंगे, पर बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ ज्यादा नहीं देखेगा इस साइक्लोन के दौरान। केवल उड़ीसा यानी कि फिलहाल जो ट्रैक लग रहा है, कुछ वेदर मॉडल जो दिखा रहे हैं, अगर ये अंदर की तरफ आता है तो छत्तीसगढ़ पे प्रभाव पड़ेगा। पर फिलहाल क्योंकि रिकवर करता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। तो ये वाला इलाका ही अभी ये वाला इलाका हालांकि बारिश देखेगा, जो मानसून यहाँ से जो विदा हुआ है, ये अगर मैं और कहूँ गलती से छत्तीसगढ़ को पकड़ दे, ये वाला इलाका अभी बारिश गतिविधियां तो देखेगा। अगर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है, भारी बारिश होगी, तो वो भी जल्दी इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इसलिए आईएमडी ने, मौसम विभाग ने जो मानसून को यहाँ से विदाई तो डिक्लेयर कर दिया है, और फिलहाल की स्थितियों के हिसाब से कर देना भी चाहिए। और नीचे अगर मैं, उत्तर भारत तो पूरा साफ है, हालांकि उत्तर भारत में एक मेजर ये है, बादल आप देख सकते हो पहाड़ी इलाके में है और पंजाब के उत्तरी इलाकों में। क्योंकि अभी एक थोड़ा उतना भी सशक्त पश्चिमी विक्षोभ नहीं होने से भी सशक्त पश्चिमी विक्षोभ है, एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र लगभग यहाँ पर बना हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये यानी कि अभी धीरे धीरे आपको पता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अक्टूबर में, तो पश्चिमी विक्षोभ सशक्त होते रहेंगे। तो कुछ इलाकों में अभी अच्छी बर्फबारी दिख रही है, पहाड़ों में, कुछ तराई के इलाकों में, पंजाब वगैरह में बारिश हो रही है पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवा का क्षेत्र के चलते। हवाएं भी पहले से बदली है। तो यानी कि अभी यहाँ पर उत्तर भारत में, पर शेष उत्तर भारत आप देखिए, यहाँ पर तो वेदर एक्टिविटी है, पहाड़ों में बादल है इसलिए वेदर एक्टिविटी भी है, पर वो पश्चिमी विक्षोभ का है। शेष उत्तर भारत, दिल्ली हो गया, यहाँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार सारे इलाके, गुजरात, मध्य प्रदेश, सारे एकदम शुष्क और आसमान साफ है। महाराष्ट्र के हालांकि आप देखिए ज्यादातर इलाकों में बादल छाए हुए हैं, मतलब कुछ ना कुछ बादल आप देख सकते हो है। विदर्भ हालांकि लगभग शुष्क और साफ है, पर जो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अभी भी बादल है, कुछ इलाकों में बारिश हो भी रही है। इसमें अभी मानसून यहाँ से विदा नहीं हुआ है, स्थितियां अनुकूल नहीं है। यानी कि यहाँ से लेते हुए दक्षिण भारत का, यानी कि ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर अभी भी कुछ ना कुछ बादल आ रहे हैं, और इसके चलते यहाँ से अभी भी मानसून विदा नहीं हुआ है। और तमिलनाडु और ये वाले इलाके में तो जैसे मानसून विदा होता है, यहाँ से जो उत्तर पूर्वी हवाएं आती है, उत्तर पूर्वी मानसून आती है, आपको बताया हुआ हूँ पिछले वीडियोज में। तो उसने तो अभी देरी है, पर इस बार लग रहा है उत्तर पूर्वी मानसून कुछ देरी हो सकती है इसमें, इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के चलते। तो हम अभी मौसम की चर्चा, मौसम की बात करें, तो शुरुआत अगर मैं उत्तर भारत से करूं, तो उत्तर भारत में अभी क्या है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर तो बना हुआ है, एक विपरीत चक्रवाती हवा का क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण में बना हुआ था, थोड़ा आगे जाकर ये उत्तर प्रदेश के ऊपर, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो मध्य प्रदेश है उसके ऊपर बना हुआ है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र। जो पाकिस्तान से सटा हुआ जो भारत का जो उत्तरी राजस्थान और पंजाब का इलाका है, यहाँ पर देखा जा सकता है इन सारे वेदर सिस्टम्स के चलते उत्तर भारत में अभी बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में हो रही है। पहाड़ों में तो ज्यादातर इलाकों में ही, जो जम्मू कश्मीर के इलाके में स्पेशली सबसे ज्यादा श्रीनगर, पहलगाम, ये इलाका, गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ पर हल्की से मध्यम बर्फबारी की गतिविधियां हो सकती है। लद्दाख में आज हल्की बर्फबारी होगी, लद्दाख में हालांकि कल तक बर्फबारी हल्की फुल्की जारी रहेगी लद्दाख में। और कल होते होते अगले 24 घंटों के दौरान अभूतपूर्व यहाँ पर बारिश में कमी आएगी उत्तर भारत में। यानी कि यहाँ पर जो बर्फबारी हो रही थी उस वो कम से कम 21 से 22 तारीख के बीच लगभग समाप्त हो जाएगा पहाड़ों से। उत्तराखंड और हिमाचल में भी जारी है बर्फबारी कुछ ना कुछ, ये भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान समाप्त हो जाएगी। तो यानी कि अभी धीरे धीरे उत्तर भारत में फिलहाल तो बर्फबारी हो रही है, और पर इसके बाद
यानी कि अगले 48 आवर्स 48 घंटों के पश्चात बर्फबारी यहाँ से हट जाएगी, पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा। जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र आप देख रहे हो ये भी हट जाएगा कम से कम 21 से 22 तारीख के दौरान। और इस चक्रवाती हवा का क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ के चलते क्या है कि हवाएं बदल चुकी है अभी, इसलिए क्या है कि पंजाब में बारिश की गतिविधियां हो रही है कुछ, हालांकि और हरियाणा के भी कुछ इलाकों में बादल है पर बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही। पंजाब के जो तराई के इलाके और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भी तराई के इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो रही है। पंजाब में आज कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। वेदर मॉडल की अगर माने तो आप देख सकते हैं जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, यहाँ तक कुछ कुछ बारिश हो रही है। पर जो अमृतसर और लुधियाना, जलंधर, यहाँ पर उतनी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना कम है, पर मॉइस्चर कुछ आएगा, आ सकता है और इसके चलते बादल छा सकते हैं और हो सकता है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बारिश की गतिविधियां हो जाए। पर अधिक वेदर एक्टिविटी यहाँ अपेक्षाकृत यानी कि अधिक वेदर एक्टिविटी की अपेक्षा आप ना रखे, उम्मीद ना रखे। हालांकि उत्तरी पंजाब में गुरदासपुर, यहाँ पर इस इलाके में गुरदासपुर या हो गया, यहाँ पर चंडीगढ़ हो गया, इस इलाके में हल्की बारिश हो सकती है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो तराई के इलाके, यानी कि पंजाब में तो पटियाला, लुधियाना यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर वगैरह में यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि अगले 24 घंटों के बाद मौसम शुष्क हो जाएगा। और पंजाब में जो अभी उत्तर पश्चिमी हवाएं जो चल रही थी उसमें जो रुकावट आई है, कम से कम 21 तारीख के बाद ये हवाएं कम से कम एंटर करना शुरू होगी धीरे धीरे, जैसे ही सिस्टम हटता है। तो आप देख सकते हो पहले तो ये हवाएं देख सकते हो ऐसे से, ये इस प्रकार पहले 21 तारीख को हवाएं ऐसे रहेंगी यहाँ पर, क्योंकि चक्रवातों का क्षेत्र है, ट्रफ रेखा या ऐसा रूप में देखा जाएगा। तो हवाएं पहले धीरे धीरे ऐसे एंटर करना शुरू होंगी। फिर उसके बाद 22 तारीख होते होते उत्तर पश्चिमी हवाएं इस पूरे इलाके में मध्य भारत तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। और तो धीरे धीरे फिर कहीं ना कहीं तापमान भी कुछ कुछ 1-8 डिग्री 2-3 डिग्री गिर सकती है। और शेष इलाके तो अभी शुष्क बने रहेंगे, एंटी साइक्लोन बना हुआ है, तो हवाएं नीचे सबसाइड करती है, मैंने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है, और मौसम शुष्क बना रहता है, तो वही होगा। और तो इसके चलते अभी ये यानी कि सारा इलाका उत्तर भारत का, केवल जो इलाकों की मैंने बात अभी पहले अभी की कि बारिश हो सकती है, उन इलाकों को छोड़कर सारा इलाका अभी शुष्क और साफ बना रहेगा। और जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर दिन बेहद गर्म रह सकता है, तापमान काफी ज्यादा यानी कि बढ़े रह सकते हैं। अभी हालांकि पहले जो 38 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा था राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में, उतना अभी नहीं रहेगा। 21-22 तारीख के बाद कम से कम इसमें 1-2 डिग्री कम हो सकती है। यानी कि ये जो बर्फबारी होगा यहाँ पर, जो उत्तरी हवाएं पहुंचेगी, ये तापमान को 1-2 डिग्री गिरा सकती है, पर इसका उतना असर नहीं रहेगा। तब भी 34 से 35 डिग्री दिन में तापमान रह सकता है। गुजरात में तापमान 35 डिग्री को, गुजरात का जो एरिया है और कच्छ का एरिया, यहाँ पर क्रॉस कर सकता है। 36-37 डिग्री तक तापमान रह सकता है, और अभी इससे कोई अधिक राहत की संभावना नहीं है। और राजस्थान गुजरात में मिनिमम टेम्परेचर भी यानी कि उतना ज्यादा नहीं रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर तो रात में मौसम सुहावना बना रहेगा, 20 डिग्री के आसपास तापमान रह सकता है। 20 से हो सकता है कि 17 डिग्री तक तापमान रहे, यानी कि 15 तो नहीं रहेगा, 17 से 20 के बीच। दिन के समय लगभग 40 डिग्री के आसपास, यानी कि 35 के ऊपर, और रात को 17 से 20 के बीच, यानी कि लगभग 15 से 20 डिग्री जो तापमान यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच जो डिफरेंस रहेगा, तो इसके चलते यानी कि कुछ परेशानी हो सकती है। जैसे आपको रात के समय या भोर के समय हल्की सर्दी का अनुभव हो सकता है, दिन बेहद में गर्मी का अनुभव हो सकता है। तो ठंडे गर्म के चलते आपको भी पता है कि तबियत खराब यानी कि हो सकती है, जैसे सर्दी जुकाम वगैरह या अन्य चीजें हो सकती है। तो यानी कि अभी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, पर मौसम शुष्क बना रहेगा। और अभी दूसरे इलाके तो शुष्क बने रहेगा। तापमान की अगर मैं बात करूँ तो केवल पश्चिमी राजस्थान और ये इलाका ज्यादा गर्म रहेगा। शेष इलाकों में दिन तो गर्म रहेगा, पर इतना ज्यादा भी गर्म नहीं रहेगा। जैसे दिल्ली वगैरह में यहाँ पर दिन मैक्सिमम जो तापमान है वो 32 या 33 डिग्री, इसके ऊपर नहीं पहुंचेंगे। देखिए 30-31 ही दिखा रहा, हो सकता है 32-33 तक दिन का तापमान पहुंच जाए। पर रात का तापमान कम से कम इस बर्फबारी के बाद अभी तापमान गिरना और थोड़ा शुरू हो सकती है। पंजाब, दिल्ली, इस इलाके में धीरे धीरे तापमान गिर करके 15-16 डिग्री तक तापमान आ जाएगा। राजस्थान के पीछे के इलाकों में यहाँ पर भी तापमान में गिरावट आएगी थोड़ी इस बर्फबारी के बाद, कम से कम 22-23 तारीख के बाद।
और भी यानी कि 1-2 डिग्री तापमान गिर जाएंगे। कई इलाकों में एक हल्की सर्दी का शुरुआत हो सकता है, जो कि 15 डिग्री तक तापमान गिर करके 22 से 23 तारीख के बीच, यानी कि अभी दिन का तापमान भी उतना नहीं गिरेगा, एक आध डिग्री गिर सकता है। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी देखी जा सकती है उत्तर भारत के इलाके में। अब बात करते हैं पूर्वी भारत की। तो पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल का मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। पूर्वी भारत के कई इलाकों से मानसून विदा भी हुआ है। उत्तर पश्चिमी हवाएं अभी चलेंगी अगले 48 घंटों के दौरान। उसके बाद तो ये सिस्टम जब उभरेगा तब हवाएं एक बार फिर यहाँ बदलेंगी। तब तक के आप देख सकते हो यहाँ पर 22 तारीख तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, तो मौसम शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर भी रात के समय मौसम सुहावना बना रह सकता है, पर यहाँ पर उतने सर्दी का अनुभव नहीं होगा। तो उत्तर भारत में एक हल्की सर्दी का अनुभव हो सकता है रात के दौरान, वो यहाँ पर नहीं रहेगा। नहीं कि मध्य भारत से भी यहाँ पर थोड़ा 1-2 डिग्री तापमान ज्यादा रह सकता है, पर मौसम सुहावना रहेगा पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में। पर उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ एक इलाकों में, एकदम दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर ये वाला जो इलाका है, यहाँ ये जो NMMT और अरुणाचल के कुछ एक इलाकों में बहुत ही हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां होने से होगी या बादल छाएंगे। शेष उत्तर पूरा इलाका अभी शुष्क बना रहेगा। बात करते हैं अभी मध्य भारत की। तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश तो पूर्णतः शुष्क बना रहेगा। मध्य प्रदेश में भी हालांकि रात हल्के ठंडी हो सकते हैं। अगर आज का भी तापमान दिखा दूं तो मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं, झांसी ग्वालियर यहाँ पर 20 डिग्री के नीचे तापमान बन सकता है। और भी 1-2 डिग्री तापमान गिरावट कम से कम 22-23 तारीख तक होने की संभावना है। इस बर्फबारी के पश्चात तापमान और भी 1-2 डिग्री और भी गिरेंगे। दूसरे इलाकों की बात करूं तो जैसे आज तो यानी कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा में अभी बात कर लिया हूँ, यहाँ से मानसून विदा हुआ है, झारखंड से भी। तो छत्तीसगढ़ और विदर्भ उड़ीसा, यहाँ पर उड़ीसा में तो हालांकि छत्तीसगढ़ से भी इफेक्ट कम रहेगा, पर छत्तीसगढ़ विदर्भ यहाँ पर भी उत्तर पश्चिमी हवाएं कम से कम कल से और भी तेजी से चलना शुरू होंगी। जैसे पश्चिमी विक्षोभ जाएगा, आप देख सकते हो वेदर मॉडल में साफ साफ, यानी कि काफी एक यूनिफॉर्मिटी वे में काफी अच्छे से जो उत्तर पश्चिमी हवाएं काफी अच्छे से आप देख सकते हो ऐसे चलेंगी। विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उतना तो आप देख सकते हो अच्छे से विजिबल नहीं है, पर लगभग वे इसी एरिया में यहाँ पर ही रहेगा, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश से राजस्थान के बीच। और उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार ऐसे चलेंगी पूर्वी भारत, उत्तर मध्य भारत, यहाँ पर इन सारे इलाकों में। यानी कि उत्तर क्या होता है, उत्तर पूर्वी हवाएं जो मैं बोलता हूँ, ये शुष्क मध्य भारत के ऊपर क्यों होती है इस समय, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप कोई भी वाटर बॉडी नहीं है कि उत्तर पश्चिमी हवा उत्तर भारत में तो शुष्क ही चल रही है, और यहाँ पर भी कोई वाटर बॉडी पाकिस्तान वगैरह की तरफ नहीं है बड़ा। तो यहाँ से ये जो हवाएं हैं जो उत्तर प्रदेश से आप देख सकते हो इस प्रकार, ये जो है एक यानी कि यहाँ पर एक तो रिज फॉर्म होता है, आप देखेंगे मानसून में इसको हम ट्रफ बोलते हैं, कि ट्रफ के ऊपर हवाएं ऐसे बदल जाती है। यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिमी आ रही होती है वो आपका दक्षिण पूर्वी या पूर्वी हो जाती है। उस प्रकार यहाँ पर जो हवाएं हैं वो इस समय उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही होती है वो घूम करके पहले उत्तरी होती है, फिर उत्तर होकर यही शुष्क हवाएं उत्तर पूर्वी दिशा से इस प्रकार रिकर्व कर चलती है। तो ये भी यानी कि ऐसे ही शुष्क होती है और हल्की ठंडी होती है। तो ये हवाएं अभी यहाँ पर भी क्या होगा, इन हवाओं के असर के चलते रात के तापमान में और भी गिरावट आना शुरू होगी। आज ही अगर मैं दिखाऊं तो छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तापमान 20 डिग्री के नीचे जा सकता है। वहीं दिन यहाँ पर उतना तो गर्म नहीं रहेगा, पर 30 डिग्री या 32 डिग्री तक तापमान यहाँ भी बना रह सकता है। और रात हल्के अभी धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होंगे, और भी जैसे 23-24 तारीख के बाद और भी यहाँ पर भी 1-2 डिग्री तापमान गिर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी उतना भी तापमान नहीं गिरेगा, पर हाँ 1-2 डिग्री जैसे अभी अक्टूबर के एंड तक हो सकता है तापमान यहाँ पर गिर करके 15-16 डिग्री तक आ जाए। तो ये स्थितियां हो सकती है यहाँ पर। और हालांकि दक्षिणी छत्तीसगढ़ और विदर्भ के दक्षिणी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश गतिविधियां, जगदलपुर, कांकेर यहाँ पर हल्की फुल्की, और उड़ीसा के भी कुछ दक्षिणी इलाके जो आंध्र प्रदेश से सटे हुए हैं यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। उत्तर पश्चिमी हवाएं अगले 24 घंटों के बाद क्या होगा कि काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, काफी तेजी से चलना शुरू होगी। तो यहाँ पूरे दक्षिणी छत्तीसगढ़, पूरा विदर्भ, तेलंगाना तक हवाएं पहुंचना जब शुरू होंगी, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तो अभी तो मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा में कुछ बादल है, तो हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में ज्यादा ही होगी, मुंबई के भी कुछ इलाकों में हो सकती है। 24 घंटों के बाद
हवाएं जो बदलना शुरू होंगी, जो कि जो विदर्भ और छत्तीसगढ़ की तरफ से, यहाँ से जो मध्य प्रदेश की तरफ से जो उत्तर पूर्वी हवाएं, शुष्क हवाएं आना शुरू होंगी, ये जो है अभी जो नमी वाली हवाएं जो भी आ रही है उसको ढकेल देंगी, और फिर यहाँ भी मौसम शुष्क होने लग जाएगा। और कम से कम 22 से 23 तारीख होते होते लगभग पूरा महाराष्ट्र शुष्क हो जाएगा। केवल हो सकता है कुछ एक इलाकों में, जो शिमला घाट का इलाका, यहाँ पर हल्की फुल्की बादल आते जाते रहे या हल्की फुल्की बारिश हो, पर यहाँ भी कम से कम 23 और 24 तारीख के बीच हवाएं पूरे एकदम उत्तर पूर्व भी पहुंच जाएंगी, और मौसम यानी कि अभी महाराष्ट्र में भी जहां पर शुष्क है वहां शुष्क ही बना रहेगा, और जहाँ अभी शुष्क नहीं भी है वहां पर भी धीरे धीरे शुष्क हो जाएगा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर जो भी यानी कि अभी अगर आपको फसलों की कटाई मड़ाई की काम या जो भी आपको करना हो, आप यानी कि आराम से कर सकते हैं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के इलाके में, क्योंकि अभी यहाँ पर मौसम अगले कम से कम कई दिनों तक शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ में साइक्लोनिक स्टॉर्म के चलते हो सकता है कि आगे कुछ बारिश हो, पर फिलहाल के ट्रैक के हिसाब से अगर साइक्लोन चले तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। उड़ीसा में भी कम से कम आप 22 से 23 तारीख के बीच तक कटाई मड़ाई का काम आराम से उड़ीसा पश्चिम बंगाल में कर सकते हैं, कोई भी बारिश की तरफ से व्यवधान नहीं आएगा। उसके बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म के चलते ही व्यवधान आ सकता है, शेष अभी कोई भी व्यवधान यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये हुई। और गुजरात में तो मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा, हालांकि कुछ एक आध हो सकता है दक्षिणी इलाकों में, एक आध इलाकों में, इसलिए मानसून विदा नहीं हो रहा है कुछ इलाकों में, क्योंकि बारिश हो रही है हल्की फुल्की। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर पर बना हुआ था, इसका कुछ अवशेष अभी बारिश के दे रहा था। तो गुजरात के कुछ एक इलाके, जो ऊना, भावनगर, सूरत, वलसाड, यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बादल आ सकते हैं। कम से कम 21 से 22 तारीख होते होते पूर्णतः मौसम यहाँ पर शुष्क और आसमान साफ हो जाएगा। तो ये हुई यहाँ की मध्य भारत की बात। और अभी चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में क्या है कि दक्षिण भारत में अभी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में होगी। केरला के तो कुछ इलाकों में अभी मूसलाधार बारिश हुई, क्योंकि केरला में अभी भी क्या है कि पश्चिमी दिशा से अरब सागर से ये हवाएं इस प्रकार जो नमी वाली पहुंच रही है, जिसके चलते भारी बारिश यहाँ भी कुछ एक इलाकों में दिखी है, केरला, तटीय कर्नाटका में। पर अभी इसमें पहले से कमी आएगी, और अगले 48 घंटों के दौरान बारिश केवल हल्की ही रहेगी, हल्की से मध्यम। तो ये हुई। और तेलंगाना में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की फुल्की बारिश रह सकती है, कम से कम 22 तारीख से 21-22 तारीख के बीच, यानी कि 24 घंटों के बाद, 24 से 48 घंटों के बाद हवाएं बदलकर उत्तर पूर्व दिशा से यहाँ भी महाराष्ट्र को पार करता हुआ तेलंगाना में जो पहुंचेगा। इसका असर उत्तर आंतरिक कर्नाटक तक दिख सकता है। तो तेलंगाना के साथ साथ उत्तर आंतरिक कर्नाटक में, उत्तर आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में जो हल्का हल्का मॉइस्चर के चलते जो होता है, एवापोरेशन के चलते बारिश होती है, 22 तारीख को हल्की फुल्की दिख सकती है। 23 तारीख होते होते उत्तर आंतरिक कर्नाटक तक ये हवाएं पहुंचने के चलते मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। और रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश रह सकती है। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां, अगर ये यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म पास से जाता है तो तब बारिश बढ़ सकती है, नहीं तो ना बारिश उतनी नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि उत्तर पूर्वी हवाएं भी अभी डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएंगी। साइक्लोन जहां भी जाता है, अगर केवल तमिलनाडु को छूट कर, तमिलनाडु में जाता है तो उत्तर पूर्वी हवाएं तो ज्यादा स्ट्रांग होगी, पर तमिलनाडु की तरफ अभी बहुत ही ज्यादा कम चांस है कि तमिलनाडु की तरफ जाए। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश की तरफ ही इसका रुख ज्यादा है। तो उसके बारे में तो आपको आगे बताऊंगा, अभी उतना भी ज्यादा क्लियर नहीं है। पर अभी क्या है कि उत्तर पूर्वी हवाएं फिलहाल तो चल रही है अभी, जो कि अगले 48 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर चलती रहेंगी। उत्तर पूर्वी हवाएं इस प्रकार जा रही है। तो और इसके चलते अभी यहाँ पर बारिश होगी। तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम हो सकती है बारिश की गतिविधियां अगले 48 घंटों के दौरान। और जो दक्षिणांतरी कर्नाटक का जो बेंगलोर, चामराजनगर, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होगी। पर 23 कम से कम 23 से 24 तारीख के बाद इसमें कमी आएगी। एक बार फिर लग रही है अगर ये सिस्टम इस ट्रैक के तरह चले जो कि वेदर मॉडल दिखा रहा है, नहीं तो क्या होगा नहीं बता सकते, कि कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होगी। और यानी कि अगले कम से कम 48 घंटों के दौरान, उसके आगे मैं आपको आगे अपडेट्स दूंगा। तो अभी क्या है कि एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, ये साइक्लोन का मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। तो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यानी कि लगभग ये लो प्रेशर एरिया की इंटेंसिटी में है अभी, क्योंकि आज 20 तारीख है, तो लगभग ये लो प्रेशर एरिया बनने की कगार पे है। एक ट्रफ रेखा ये चक्रवातियों के क्षेत्र से आगे जा रही है। ये चक्रवातियों का क्षेत्र अगले कुछ ही घंटों में एक लो प्रेशर का रूप ले लेगा, और हो सकता है कि अगले 24 घंटों के दौरान ये एक
वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाए वेदर मॉडल, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इसके साथ साथ दिखा रहा है, पर ये बनेगा कि नहीं, यानी कि इसका कितना प्रभाव रहेगा वो नहीं बता सकते, पर ये वाला जो सिस्टम है यही आगे सशक्त होगा। और ये आप कम से कम एक ट्रफ रेखा तो बनी ही रहेगी, सॉरी मतलब ये आगे लो प्रेशर होगा, फिर लो प्रेशर बनने के बाद कम से कम 22 से 23 तारीख के बीच ये आप देखिए जो भी, यानी कि आपको ट्रफ रेखा दिख रही थी, जो भी उसका एक सपोर्टिंग सिस्टम दिख रहा था, वो उसका पूरा एनर्जी सिस्टम ले लेगा और एक डिप्रेशन का रूप, ये डिप्रेशन टू डीप डिप्रेशन का रूप 23 तारीख को ये ले सकता है, 23 से 24 तारीख के बीच। 24 से 25 तारीख के बीच यानी कि ये वेदर मॉडल दिखा रहा है कि इसका जो ट्रैक होगा वो यानी कि उड़ीसा से के पास से होती हुई ये जाएगी और पश्चिम बंगाल को अफेक्ट करेगा। आंध्रा में तो बारिश गतिविधियां उतनी नहीं होगी, आंध्रा में लगभग इसका ना के बराबर असर रहेगा, काफी कम रहेगी। हालांकि आंध्र प्रदेश के भी जो तटीय इलाके, यानी कि आप जैसे समुद्र में अंदर जाएंगे तो लहरें ऊंची उठ सकती है, तो मछुआरों के यहाँ भी सलाह दी जा सकती है कि आप अभी समुद्र में ना जाए, क्योंकि आप देखिए आंध्र कोस्ट के आसपास भी लहरें थोड़ी ऊपर तो उठेंगी, 5-6 फीट तक थोड़े आंध्रा के भी डीप सी में उठ सकती है। आंध्रा ही नहीं, तमिलनाडु के भी कुछ एक इलाकों में थोड़ा लहर यानी कि थोड़ा रफ सी हो सकता है, पर कम से कम उड़ीसा में तो और पश्चिम बंगाल का जो होगा वेरी रफ सी कंडीशंस रहेंगी। तो ये जो सिस्टम है ये फिलहाल ये ECMWF वेदर मॉडल फिलहाल जो दिखा रहा है वो उड़ीसा के पास से होती हुई सिस्टम जाएंगी और फिर ये पश्चिम बंगाल की तरफ। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा कि नहीं अभी भी थोड़ा सा डाउट बना हुआ है, पर कम से कम डीप डिप्रेशन के कैटेगरी तक ये जाएगा, ये तो लग ही रहा है। तो कम से कम 24 से 25 तारीख के बीच जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में हवाओं की रफ्तार तेज रह सकती है, जो कि कम से कम 50 से 60 कुछ एक इलाकों में, और इन इलाकों में हो सकता है कि 60 से 70 के बीच जो विंड स्पीड हो वो रहे। और साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है तो ये गस्टिंग में 100 के ऊपर भी जा सकते हैं, पर साइक्लोनिक स्टॉर्म से ज्यादा इंटेंसिटी का नहीं बनेगा। और ये वेदर मॉडल दिखा रहा है कि और भी ज्यादा रिकर्व करता हुआ ये सिस्टम, यानी कि इस प्रकार आया और भी ज्यादा रिकर्व करता है, इसलिए और भी एक दो दिन लेट हो जाएगा ये लैंडफॉल करने के लिए। तो काफी ज्यादा रिकर्व करता हुआ लैंडफॉल नहीं करने से भी उड़ीसा में इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट तो रहेगा ही, तो बारिश की चीजें तो होगी। तो ये इस वेदर सिस्टम की माने तो 26 से 27 तारीख के बीच, सॉरी वेदर मॉडल की माने तो 26 से 27 तारीख के बीच ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जो बांग्लादेश का कोस्ट है, यानी कि ज्यादातर इसका पूरा जो आई, अगर मेन आई देखे तो बांग्लादेश में ही लैंडफॉल करेगा, यानी कि यहाँ पर हल्द्वानी से लेकर के बांग्लादेश में अगर कलपारा यहाँ पर इसके बीच ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है फिलहाल की स्थितियों के हिसाब से, ECMWF मॉडल के हिसाब से। GFS के हिसाब से भी अगर आप देखें तो GFS के अनुसार भी ये सिस्टम लगभग ऐसी ही इंटेंसिटी पकड़ेगा, और ये GFS तो दिखा रहा है कि और भी आगे, यानी कि बांग्लादेश और म्यांमार के तट के तरफ जाकर ये लैंडफॉल करेगा। तो केवल और केवल इसका असर अगर GFS वेदर मॉडल की माने तो उड़ीसा के कुछ तटीय इलाकों में हवाएं तेज हो सकती है 23-24 तारीख के बीच। उसके बाद 24 तारीख के बाद उड़ीसा से भी इसका असर हट जाएगा, और हालांकि उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका काफी ज्यादा असर दिखेगा। पश्चिम बंगाल में भी इसका कुछ तेज हवाओं के साथ असर 24 तारीख को दिख सकता है, अगर ऐसा स्थिति रहता है। बारिश भी कुछ एक इलाकों में हो सकती है, हालांकि उतनी भी भारी बारिश नहीं होगी अगर इस प्रकार इसका मूवमेंट रहता है। तो ये कम से कम फिर 25 से 26 तारीख के बीच बांग्लादेश से म्यांमार तट को टकराकर उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ चला जाएगा और फिर वहां पर ही भारी बारिश देगा और फिर समाप्त हो जाएगा। ये ECMWF सॉरी ये GFS मॉडल के अनुसार यह है। तो अभी क्योंकि दोनों ही वेदर मॉडल ही दिखा रहे हैं जो प्रमुख वेदर मॉडल्स हैं वो, तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली IMD का भी कुछ वेदर मॉडल्स यही दिखा रहे हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इसी तरफ लैंडफॉल करे ये पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के तट में या बांग्लादेश से उत्तर पूर्वी राज्यों के तट में। पर अभी भी हम कह नहीं सकते, अभी भी हो सकता है कि अपडेट होकर अगले 48 घंटों के दौरान ये दिखाए कि उड़ीसा तट में लैंडफॉल कर रहा है। तो अभी भी सारे राज्य अभी अलर्ट में यानी कि बने हुए हैं, कहीं भी ये लैंडफॉल कर सकता है। पर आंध्रा तट में लैंडफॉल करने की संभावना सबसे कम है, और तमिलनाडु में तो ना के बराबर है, और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों में ही ये लैंडफॉल करेगा ऐसा लग रहा है। क्योंकि तमिलनाडु में इसलिए ना के बराबर है क्योंकि सिस्टम अभी से जो बन रहा है वो अभी से ही उत्तरवर्ती इसका मूवमेंट है। अगर तमिलनाडु में लैंडफॉल करना होता तो इसको पश्चिमी दिशा में एकदम मूव करना होता है, यहाँ से अगर फॉर्म हुआ है तो।
तो इसलिए तमिलनाडु में इसका लैंडफॉल करने की बहुत कम हुई हुई है। और इस सिस्टम के चलते अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में भारी बारिश की गतिविधियां अगले 48 घंटों के दौरान रहेगी। 23-24 तारीख के बाद इसमें कमी आएगी, पर पूरा मौसम साफ नहीं होगा क्योंकि लगातार नमी वाली हवाएं एकदम खींचती रहेगी, बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। लक्षद्वीप में भी अभी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। 22-23 तारीख के बाद इसमें कमी आ जाएगी। तो ये रहेगा भारत का मौसम। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय जय भारत।